जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार होता है जियोड। कैसा आकार होता है? जियोड आकार होता है। ये ध्रुवों पे चपटी होती है और बीच का हिस्सा गोल होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवेसियर ने। किसने दिया था? लेवेसियर ने। इनको कहते हैं आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता थे गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुनहरी चमक होती है। सुनहरी चमक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो बसा था सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ पड़ता है आपका? हेग पड़ता है नीदरलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है, जो कि एक यूरोपीय देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ बब्बर शेर रहते हैं। कौन से बब्बर शेर रहते हैं? ये एशियाई शेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियाई शेर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? जो महमूद गजनवी था, इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार। और जिसमें से इसका फेमस आक्रमण कौन सा है? 16वां आक्रमण जो था, ये फेमस आक्रमण होता है। इसमें ये सोमनाथ मंदिर को लूटता है। किस मंदिर को लूटता है? सोमनाथ मंदिर को लूटता है, जो कि गुजरात के क्षेत्र में था। गुजरात के क्षेत्र में था। सोमनाथ मंदिर को लूटता है और वहां की मूर्ति भी तोड़ देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक बोलते हैं महमूद गजनवी को, मूर्ति भंजक। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में। कब होती है? 1761 ईस्वी में। मराठा और अफगान शासक होता है, उसका क्या नाम होता है? शाह अब्दाली। अब क्या नाम होता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली। और कौन लड़ता है? एक तरफ से मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य एक तरफ से लड़ता है। और जिसमें क्या होता है, इसका कोई भी खास निर्णय नहीं आता है। एक तरफ से अंग्रेज भी लड़ते हैं इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक थे, कौन लेखक था आईने को? अबुल फजल। कौन सा? अबुल फजल। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि होती है 1809 में। कब होती है? 1809 में होती है। किसके किसके बीच होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच में। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच में। राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बहुत फेमस है ये इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है? बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। किसके किसके बीच होती है? जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बचे थे, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक और अंग्रेजों के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। इससे पहले सूडान था। इससे पहले सूडान था, जो दो भागों में टूट गया है। एक इससे भाग टूटा, उसका नाम क्या हो गया है? दक्षिणी सूडान।
और दक्षिणी सूडान, जब सूडान के 2 टुकड़े कर दिए गए उसके बाद जो सबसे बड़ा देश बचता है वो बचता है अल्जीरिया। कौन सा बचता है? अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान देश को। किस देश को बोला जाता है? जापान देश को। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। केरल में नर्मदा जैसी कोई नदी नहीं है, वहाँ कौन सी प्रमुख नदी है? पूछ रहा है, केरल की प्रमुख नदी की बात कर रहा है तो वो है पेरियार नदी। हमने पहले भी बता रखा है, पेरियार से संबंधित अगर कोई भी राज्य की बात करेगा तो केरल से ही संबंध उसका रहेगा, चाहे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाए या पेरियार नदी हो जाए। ये कहाँ है? केरल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य रखता है। कौन सा राज्य रखता है? असम राज्य रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित करता है? इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो अग्न्याशय, जो मनुष्य के शरीर का एक अंग है अग्न्याशय, इसी से इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सर्वाधिक बना है? पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी होती है? लगभग 78% होती है। कितनी होती है? लगभग 78% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? कमरे के टेम्परेचर पर तरल होने वाली जो धातु है वो है पारा। कौन सी है? पारा, जिसका गलनांक कितना होता है? 38.83। कितना? 38.83। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था गुलिल्मो मार्कोनी। कौन? मार्कोनी। गुलिल्मो मार्कोनी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंस ने। किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। ब्लैक होल क्या होता है? कोई भी तारा होता है, तारे का जो अंत होता है वो अंततः ब्लैक होल में जाकर होता है। और ब्लैक होल इतना घनत्व ज्यादा होता है इसका कि यहाँ सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन सूचना का अधिकार से जोड़ता है? सूचना के अधिकार से जोड़ने वाला जो संशोधन था वो था 91 नंबर का संशोधन। कौन सा? 91। 86 नंबर संशोधन जो होता है ये होता है शिक्षा के लिए। किसके लिए होता है? शिक्षा के लिए। और 92 नंबर का जो संशोधन होता है ये किसके लिए होता है? 92 नंबर संशोधन होता है, अब 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम में। कहाँ होती है? मानसीराम, जो कि एक चेरापूंजी के अंदर स्थान है। मानसीराम वहाँ होती है। कहाँ? मानसीराम में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती जाके है। किसमें गिरती जाके है? अरब सागर में गिरती जाके है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक होता है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का यौगिक होता है। कौन सी धातु का होता है? मैग्नीशियम धातु का। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? सीपीयू, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। टीचर को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, टीचर को स्कूल से वही संबंध है जो डॉक्टर का, समझो, तो टीचर का संबंध स्कूल से होता है, वही डॉक्टर का हॉस्पिटल से संबंध होता है। किससे होता है? हॉस्पिटल से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता, अगला क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब होता है? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है 1965 में। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। क्या समझौता होता है? ताशकंद में समझौता होता है। और इस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इनका देहांत हो जाता है, वहीं पे देहांत होता है। और कैसे होता है, देहांत हुआ था या हत्या हुई थी, उसका कोई भी अभी सबूत नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1928 ईस्वी में। कब होती है? 1928 ईस्वी में। कौन लेके आता है? जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि लगभग 10 दिनों तक रहता है। कितने दिनों तक रहता है? 10 दिनों तक रहता है। फसल की कटाई होती है, उसके बाद मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि केरल राज्य में फसल की कटाई के बाद कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो वो कौन सा होता है? आपका ओणम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउन को क्या लिख रहा है? ब्राउन को लिख रहा है AQNVM। तो नाइट को क्या लिखेगा? इसमें देखिए, इसमें -1 हो रहा है, -1 सभी में हो रहा है, तो इसमें भी -1 जब हम करेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा? M आ जाएगा, H आ जाएगा, F आ जाएगा, G आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? यस आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? MHFGS, MHFGS, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल पदक जीते थे 29। कितने पदक जीते थे? 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड होते हैं। कितने गोल्ड होते हैं? 7 गोल्ड होते हैं। और 9 रजत होते हैं। 9 रजत होते हैं। 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य पदक होते हैं। 13 कैसे पदक होते हैं? कांस्य पदक होते हैं। तो टोटल हमारे कितने पदक हो जाते हैं? 29 पदक हो जाते हैं। 29 पदक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान की बात करेंगे तो 18वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 18 नंबर का स्थान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? अवनी लेखरा, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आती हैं, इनका संबंध होता है शूटिंग से। किससे संबंध होता है? शूटिंग से। कितनी दूरी की शूटिंग? 10 मीटर की दूरी। कितनी दूरी की? 10 मीटर की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? नीतीश कुमार बैडमिंटन खेल से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल लाया था। नीतीश कुमार बैडमिंटन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? सुमित अंतिल का संबंध है भाला फेंक से, और भाला फेंक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल लेके आया था। अभी 2024 में गोल्ड मेडल लेके आए थे सुमित अंतिल, तो ध्यान रखना इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, हरविंदर सिंह किस खेल में पदक विजेता रहे? हरविंदर सिंह जो थे, इनका खेल पूछ रहा है, तो खेल कौन था? तीरंदाजी करते हैं। और तीरंदाजी में भी इन्होंने भी कौन सा मेडल लेके आया था? गोल्ड मेडल लेके आया था। तो टोटल हमने बताया 7 गोल्ड मेडल आए हैं। तो सातों खिलाड़ियों का नाम याद रखना होगा और वो किस खेल से संबंधित है ये भी ध्यान रखना होगा। इन 7 खिलाड़ियों में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, नवदीप सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? नवदीप सिंह जुड़े हुए हैं किस खेल से? भाला फेंक से। किसे? भाला फेंक से। कौन से, कितने किलो का भाला? कितने किलो का भाला रहता है? F41, F41,
और ये बहुत छोटे कद के हैं, बहुत छोटे कद के हैं, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल निकाला था, गोल्ड मेडल निकाला था, चर्चा में बहुत रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्पेटोलॉजी का संबंध किससे है? हर्पेटोलॉजी का संबंध किससे है? सरीसृप और उभयचर से। किससे? सरीसृप और उभयचर से। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, ये पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। ओरनी, ओरनी से समझ लो मोरनी, और मोरनी क्या होता है? मोरनी आपकी पक्षी होती है, तो समझ जाओगे इससे। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षियों से है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी का अध्ययन होता है रक्त में जो सीरम रहता है, रक्त की जांच करने के लिए सीरम निकाला जाता है, वही अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन होता है। कीट विज्ञान को ही इंटोमो विज्ञान बोलते हैं। अगला क्या है? एपीकल्चर का अर्थ क्या होता है? एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन से। किसका संबंध होता है? मधुमक्खी पालन को ही क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। किसको? मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खी पालन को। सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है? सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से संबंध होता है विटीकल्चर का। अंगूर की खेती से संबंध किसका होता है? विटीकल्चर का। तो ये भी संबंध भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे क्वेश्चन। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत टाइम लगता है भाई इनको ढूंढने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? यूनान के लेखक थे, शासक नहीं थे, यूनान के लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी किससे लिखी है? राजतरंगिणी लिखने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था कलहड़। क्या नाम था उनका? कलहड़। कब लिखते हैं? लगभग 12वीं सदी में, 12वीं सदी के आसपास लिखते हैं, और इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? राजतरंगिणी में। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन थे? विष्णु शर्मा जी। कौन? विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र में क्या था? संस्कृत में लिखी हुई कहानियां हैं, संस्कृत भाषा में लिखी हुई कहानियां होती हैं पंचतंत्र में। कौन लेखक होता है? विष्णु शर्मा जी इसके लेखक होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित थे? मिलिंद पन्हो का संबंध होता है नागसेन और मिनांडर से। नागसेन और मिनांडर का संवाद जो होता है उसे ही बोलते हैं मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं उसको? मिलिंद पन्हो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र महाकाव्य लिखा था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करो, इससे हमें आर्थिक मदद मिलती है। मिलेंगे कल की क्लास में, धन्यवाद।